हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो हमारा सर्किट है, यहाँ पर सर्किट में हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करी है एंड दिस इज़ एन इंडक्टर। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल है। इंडक्टर क्या करेगा? ऑपोज करेगा एनी चेंज इन द करंट। ठीक है, अब देखो इसमें हम इसे किरचॉफ लूप रूल से सॉल्व करेंगे एज पर एनसीईआरटी, बट दिस इज़ इनकरेक्ट। वो इनकरेक्ट क्यों है? तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। बिकॉज देखो, जो ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर आएगा ना इस इंडक्टर की वजह से, वो क्या आएगा? वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? बिकॉज ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो जो हमारी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसकी तरह नहीं है, उससे डिफरेंट है। उस वो कंजर्वेटिव नहीं होगी, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप होगी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव नहीं है तो अराउंड द लूप द सम टोटल ऑफ द ऑल द पोटेंशियल इन दिस विल नॉट बी जीरो। ठीक है, अगर हम लूप अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? द सम टोटल ऑफ द ऑल द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। बट क्योंकि ये कंजर्वेटिव ही नहीं है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो ये इसमें सम टोटल ऑफ पोटेंशियल विल नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, इसलिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो कैसे करें? फैराडे लॉ से करते हैं इसे। तो देखो, फैराडे लॉ क्या कहता है? इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होगा? इंड्यूस ईएमएफ विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। सपोज आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वीडियो का जहाँ से ये डेरिवेशन आया। ठीक है, अब देखो, तो ये करंट तो क्या इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन जो हम ईएमएफ हम दे रहे हैं उसके तो ये ऑपोजिट है। तो जो हमारा ईएमएफ है वो कितना है? वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एल डी आई बाई डी टी। होपफुली ये बात आपको समझ में आओगी। देखो, ये ईएमएफ क्या है? ये ईएमएफ है जो इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन जो अप्लाई हमने ईएमएफ अप्लाई किया है, ठीक है, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके ऑपोजिट है। ठीक है, इसको ई डैश बोल देता हूँ अभी, और ये हमारा ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं? ईएमएफ की जगह वी भी लिख सकते हैं जब करंट फ्लो होगा, तो माइनस आई ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, बिकॉज हम अप्लाइड वोल्टेज की बात कर रहे हैं, डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? तो ये लेकिन जो किरचॉफ रूल अगर अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? उस केस में भी रिजल्ट सेम ही आना है। ठीक है, भले वो इनकरेक्ट है, उस केस में भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, जो मैंने किया ना, अभी यहाँ पर क्या किया मैंने? v इज इक्वल टू माइनस, सॉरी नॉट माइनस, एल डी आई बाई डी टी। माइनस आता इंड्यूस ईएमएफ के केस में, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, अब एल को नीचे ले आऊँ तो क्या आ जाएगा? डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल। देखो ये रिजल्ट आ गया ना, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पर भी किरचॉफ रूल से भी एनसीईआरटी में किया तो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब जो वोल्टेज है वो क्या है? वोल्टेजेस, ये तो क्या है? दिस इज़ वेरिंग वोल्टेज, जो हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है। इसकी इक्वेशन हमें पता है, ये क्या होती है? v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर वी एम इज़ द पीक वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी यहाँ, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, डी आई पर डी टी क्या आ गया? वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो डी आई डी टी को इधर ले जाता हूँ, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी एंड डी टी। ठीक है, तो डी टी को मैं इस तरफ ले गया, इंटीग्रेट कर देता हूँ ऑन बोथ साइड। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, दिस विल बी करेंट एंड व्हाट विल दिस विल बी वी एम अपॉन एल। तो वी एम देखो पीक वोल्टेज है एंड पीक वोल्टेज इज अ कॉन्स्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जो एल है इंडक्टेंस, ये तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो वी एम अपॉन एल बाहर आ गया। और साइन ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस, तो इसे मैं फिर से लिखता हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। एक सेकेंड, देखो क्या था हमारे पास? हमारे पास था डी आई इज इक्वल टू
वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये कितना आ गया, आई आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, वी एम अपॉन एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, देखो इसमें यही चीज़ चाहिए फिर, तो आई इज इक्वल टू माइनस वी एम ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट भी आया। अब इस कॉन्स्टेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या गिवन है एनसीईआरटी में। तो गिवन है कि द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ करंट एंड इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें एक डायमेंशन एनालिसिस से पता है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन, सारे टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होनी चाहिए। तो करंट की डायमेंशन की इक्वल ये डायमेंशन भी होगी वी एम अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो इसकी करंट, और ये भी कांस्टेंट की डायमेंशन भी क्या होगी, करंट की डायमेंशन होगी। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, बोला है कि दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा कांस्टेंट, ठीक है। सिंस द सोर्स हैज एन ईएमएफ, one second, since the source has an EMF which oscillates symmetrically about zero, the current it sustained also oscillate symmetrically about zero, so that no constant or time independent component of the current exists, ठीक है। तो जो हमारा EMF है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है जीरो के अकॉर्डिंग, मतलब वो क्या हो रहा है, साइनोसॉइडल वेव है, तो पॉजिटिव से जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव से जीरो, ऐसे हमारा जो करंट है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जीरो फिर नेगेटिव इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें कोई भी, ये टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है ना, करंट और ईएमएफ जो हम लाइक किया है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट ऐसा नहीं होगा जो टाइम पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई आएगी वो कितनी आ गई, सिंपली दिस, आई इज इक्वल टू माइनस वी एम ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। देखो अब हमें पता है कि जो हमारा करंट होता है इन वॉट, इन एसी करंट की वैल्यू क्या होती है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, वेरिंग एसी करंट को आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। अब कॉस ओमेगा टी देखो, अब आपको पता है कि जो साइन थीटा है या साइन पाई बाय टू माइनस थीटा है वो कितना है, वो कॉस थीटा है, ठीक है। दिस इज कॉस थीटा। अब यानी कि, और अगर थोड़ा सा यहाँ देखो तो साइन माइनस पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो ये माइनस कॉस थीटा होगा, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ दी है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो सिंपली इसे यहाँ पर आई इज इक्वल टू माइनस वी एम, तो माइनस वी एम ओमेगा एल, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मैं माइनस कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर एक स्टेप देखो यहाँ पर, तो आई आ गया, आई एम नहीं, अभी मैं क्या लिखता हूँ, बस सिंपली वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है, ये आ गया था। और फिर मुझे पता है जो आई की पीक वैल्यू कितनी होती है, आई एम होती है, यानी कि आई की पीक वैल्यू ये है ना, तो इसको मैं क्या किससे कंपेयर कर सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन की पीक वैल्यू तो ये है, तो आई एम किसके इक्वल है, आई एम इसके इक्वल है, किसके, वी एम अपॉन ओमेगा एल। इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर, आई एम किसके इक्वल आया, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। और अगर ये ध्यान से देखो तो जैसे करंट इसमें रजिस्टर के केस में क्या था, आई एम जब प्योरली रजिस्टर सर्किट था, वी एम अपॉन आर, तो रजिस्टर का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये ओमेगा एल, ठीक है। अब ओमेगा एल का नाम रजिस्टर ना हो के इसमें क्या है, रिएक्टेंस है, ठीक है। रिएक्टेंस नाम क्यों भी देखेंगे इसे, और किसकी वजह से, ये इंडक्टर की वजह से इसका नाम इसलिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखना, जो रजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को, ठीक है, करंट को स्टॉप करेगा या उसको रजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो कौन करेगा, दिस फैक्टर ओमेगा एल, इसका नाम अब रिएक्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और बात समझने वाली है कि जो करंट की जो फेज डिफरेंस वो कितना आया,
फेज डिफरेंस आ गया एक, है ना। वी एम कितना था, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था, हमने देखा था। जबकि करंट के लिए क्या आ गया, एक पाई/2 का फेज डिफरेंस आ गया माइनस पाई/2, मतलब ये करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे चलेगा। करंट पाई/2 पीछे चलेगा किससे, वोल्टेज से, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये, जब करंट क्या होगा, करंट वोल्टेज सॉरी पहले वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा, करंट तब डिक्रीज होगा, और जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तब करंट इंक्रीज होगा। अभी हम इससे आगे देखेंगे ग्राफ में, ठीक है। अब देखो इसमें तो यही चीज़ इसमें बोली, जो ओमेगा एल है एनालॉगस है रेजिस्टेंस के, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स एल से डिनोट करते हैं हम, किससे, एक्स एल से डिनोट करते हैं ओमेगा एल। जिसमें ओमेगा क्या है हमें पता है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब। और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डीसी की ओमेगा कितना होता है डीसी के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डीसी तो हमें पता है वो तो चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो डीसी के लिए ओमेगा ज़ीरो होगा, इसलिए एक्सएल भी डीसी के लिए क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो डीसी करंट के लिए इंडक्टिव सर्किट कोई भी रिएक्टेंट्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट उसकी बात में कोई भी हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा करंट को, डीसी करंट। बट एसी में क्या है, ओमेगा की वैल्यू हाई आएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना रिएक्टेंस होगा, उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा करंट में, हैंस इसलिए कह सकते हैं हम एसी को, एसी क्या करता है, एसी ब्लॉक्स सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टर ब्लॉक्स एसी, ब्लॉक कर देता है, हमने देखा है। क्योंकि एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी ओमेगा के इंक्रीज होने पे, और ओमेगा एसी के इंक्रीज होने पे एसी की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एसी की उतना ज़्यादा ये ओमेगा बढ़ेगा, तो ब्लॉक कर देगा एसी को, ठीक है। अब इसका रीज़न भी समझेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमने मैथमेटिकली देखा। और जो हमारा क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, करंट का कितना आ गया, आई एम इजिकल टू वी एम अपॉन एक्सएल, तो ये आ गया है ना। इसके बाद जो एक्सएल है, मैंने बोला नहीं रिएक्ट रजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी ओम ही है, ठीक है। तो इसके बाद द इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट द करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन द सेम वे एज द रेजिस्टेंस लिमिट द करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको समझाया, एल तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। इसके बाद देखो a comparison of equation 7.1 and equation 7.12 for the source voltage and the current the inductor shows the current lag the voltage by pi/2 और 1/4 साइकिल। तो मैंने आपको बताया जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से 1/2 1/4, ठीक है, 1/4 एक साइकिल का 1/4 इतना हुआ, इतना ये लैग कर रहा है किससे, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, या इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, करंट को pi/2 के फेज डिफरेंस से। शोज दैट वोल्टेज एंड द करंट फेजर इन द प्रेजेंट केस। अभी हम फेजर में देखेंगे इसको, तो करंट फेजर आई इज pi/2 बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। तो जल्दी से हम आ जाते हैं अब। इसके बाद एक वर्ड इसमें और पॉइंट है, व्हेन रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज दे जनरेट द वोल्टेज करंट गिवन बाय इक्वेशन। तो जल्दी से हम फेजर देखते हैं कि फेजर डायग्राम पहले तो हमने साइनसॉइडल वे में देखा। देखो यहाँ पर ये वोल्टेज है, वेरिंग वोल्टेज है इसी की, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो जब देखो ये एक पीक पे पहुंचा, ठीक है, तो करंट कितना, ज़ीरो है। अब ये डिक्रीज़ होने लगा, ध्यान से देखना ऐसे, और यहाँ पर ये करंट इंक्रीज़ होने लगा, तो कितना फेज डिफरेंस आ रहा, pi/2 का, है ना। उसके बाद ये करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज फिर अगेन इंक्रीज़ होने लग रहा है, बट नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट फिर से क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये पीक में पहुँच गया और अब ये डिक्रीज़ कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, तो करंट फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये था ग्राफ का मतलब, और pi/2 का फेज डिफरेंस हमें दिख रहा है। इसके बाद फेजर में देखते हैं, फेजर में ये वोल्टेज हमारा, वोल्टेज का फेजर एंड दिस इज द करंट का फेजर। इसमें कितना फेज डिफरेंस है, pi/2 का, तो हमने वो बना दिया pi/2 का। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमने अगर इसको फेजर को रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये pi/2 का जो फेज डिफरेंस है उसको मेंटेन करेगा। और साथ ही साथ हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इसमें क्या निकाले, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज मैग्नीट्यूड, हमने देखा था ना फेजर का, वो क्या दिखाता है, मैक्सिमम वैल्यू पीक वोल्टेज।
इसका अगर साइन कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करें तो कितना आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। जबकि अगर करंट का देखो तो देखो करंट के लिए क्या आ जाएगा, पाई पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इंस्टेंटेनियस करंट। आगे देखते हैं इसमें, वी सी दैट द करंट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ पीरियड, है ना। ये हमने देखा कि 1/4 ऑफ द पीरियड में के बाद वो उसको रीच कर रहा उसकी वैल्यू को, मतलब करंट लैग कर रहा वोल्टेज से। यू हैव सीन दैट एन इंडक्टर हैज रिएक्टेंट दैट लिमिट्स करंट सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन द डीसी सर्किट, डज इट ऑल्सो कंज्यूम पावर लाइक अ रेजिस्टेंस, है ना। तो वो इसको लैग तो कर रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह पावर कंज्यूम भी कर रहा है, तो देख लेते हैं इसे। तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू इंडक्टर इज, तो पावर क्या आएगी हमें पता है आई वी, और करंट की जो वैल्यू है ना, वेरिंग करंट की वो क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और वी की वी एम साइन ओमेगा टी। थोड़ा इसे हम सॉल्व करेंगे तो आई एम वी एम यहाँ आ गया, ठीक है। एंड इसमें देखो यहाँ पर, तो ये कितना होगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमने क्या लिया था, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको वापस मैं रिप्लेस करता हूँ इसको, है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी से हमने देखा था पीछे कैसे किया था इसे, तो ये माइनस आ गया कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज व्हाट इज, दिस इज साइन 2 थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस आई एम वी एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब एवरेज पावर निकाल लेते हैं एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए, तो एवरेज का साइन ये होता है हमें पता है। एंड अब इसमें देखना है दिस आर द कॉन्स्टेंट्स, एंड इसका हम एवरेज निकालेंगे, और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो देखो क्लियरली है, साइन फंक्शन एक पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, साइन फंक्शन पूरे साइकिल में की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इस केस में जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, और हम इसे इसके जो एवरेज का फॉर्मूला था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो हम डायरेक्ट साइकिल से समझ सकते हैं कि ये 0 आएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि पावर कंज्यूम इन अ कंप्लीट साइकिल इन अ इंडक्टिव सर्किट, या इंडक्टिव सर्किट इज 0, ठीक है। कैसे होगा ये भी अभी हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। दस द एवरेज पावर सप्लाई टू इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल 0। अब इसकी डिटेल हम समझते हैं इस ग्राफ से। तो सबसे पहले देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, देखते हैं पहले से 0 to 1, ये ग्राफ भी दिया है यहाँ, है ना। 0 to 1 जब क्या हो रहा है, इस केस में देखना वोल्टेज पहले ये रहा, वोल्टेज हमारा, वोल्टेज ये नहीं ये है, ये वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, देखो वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा है 0 to 1, जो टाइम लाइन दी है ना इतने पार्ट में ग्राफ के, 0 वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा है। और इसी के लिए क्या कर रहा है, करंट ये रहा हमारा, करंट कौन सा है, तो करंट हमारा ये है, करंट इंक्रीज़ कर रहा है, और दिस इज़ द फ्लक्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, तो पहले को समझते हैं। यहाँ पर पहले में क्या हुआ, तो देखते सर डिटेल में। तो करंट आई थ्रू द कॉइल एंटरिंग एट ए इंक्रीज फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में क्या हुआ, करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। फ्लक्स लाइन्स आर सेटअप, द कोर गेट मैग्नेटाइज विद द पोलैरिटी शोन वोल्टेज एंड करंट आर बोथ पॉजिटिव, सो देयर प्रोडक्ट पी इज पॉजिटिव एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में जो करंट था सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। इसलिए करंट क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, करंट इंक्रीज़ कर रहा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा सर्किट में, करंट फ्लो करेगा इंडक्टर के थ्रू जाएगा, तो इंडक्टर में क्या डेवलप होगा, फ्लक्स डेवलप होने लगे, तो इसका फ्लक्स का क्या होगा, देखो फ्लक्स भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, उसमें जो इंडक्टर है हमारा उसमें एनर्जी स्टोर होने लगेगी, ठीक है। बिकॉज हमारा जो दोनों पी भी पॉजिटिव है, सॉरी वी भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी देखो अभी डिक्रीज़ कर रहा है भले ही वोल्टेज, ठीक है। और हमारा ये करंट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, इसलिए पी प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो एनर्जी क्या होगी इस केस में, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, हमारा जो इंडक्टर है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर हमारा एक करंट एब्जॉर्व कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, एंड इट इज सेंडिंग अ करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
व्हाट द अप्लाइड करंट, ठीक है, ताकि इसको क्या करे, चेंज को रोक सके, ठीक है। अब जब क्या होगा, अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा पार्ट ग्राफ का G1 to 2। यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में देखो, अब वोल्टेज क्या होने लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो, करंट क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो करंट डिक्रीज होने लगा और फ्लक्स भी डिक्रीज होने लगा। तो यहाँ देखते हैं, इसको समझते हैं। Current in the coil is still positive but is decreasing. The core get demagnetized and the next flux become zero. At the end of a half cycle, the voltage is negative. The product of voltage and current is negative. The n energy is been returned to the source. तो जो इस केस में क्या करेगा, जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली थी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को अब रिलीज़ करेगा, ठीक है, ताकि, क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में, करंट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, करंट डिक्रीज़ कर रहा है, तो इस करंट को डिक्रीज़ को फिर वो रोकेगा बाय सेंडिंग करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द दिस करंट, है ना, इंड्यूस करंट सेंड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, बाय चेंजिंग इसमें फ्लक्स में भी डिक्रीज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट डिक्रीज़ करे तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और ये जो हमारा इंडक्टर है वो क्या करेगा, ये सेंड करेगा करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड करंट, ठीक है, जो हमारा करंट उसी डायरेक्शन में, और ये जो एनर्जी इसने अब्जॉर्व करी थी इन द फर्स्ट साइकिल वो क्या करेगा, अब ये रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड भी समझ सकते हैं। अब थर्ड में क्या होगा, करंट आई अब क्या हुआ, अगर देखो इसमें करंट आई अब नेगेटिव में जाने लगा, मतलब करंट अब जो हमारे सेकेंड साइकिल आ गई है, ठीक है, अब नेगेटिव में करंट फ्लो करने लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और इंक्रीज़ कर रहा है इस केस में, ठीक है। फिर तो फिर से क्या होगा, फिर से ये मैग्नेटाइज होने लगेगा, ठीक है, जो मटेरियल है, और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने लगेगा। तो देखो इसे, करंट आई बिकम नेगेटिव, इट एंटर्स एट बी एंड कम्स आउट ऑफ ए, ठीक है। तो करंट कहाँ से, अब करंट इट एंटर्स बी से डायरेक्शन चेंज होने लगी है करंट की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंजेस, है ना, मैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज होने लगी और फिर से क्या कर रहा है, एनर्जी स्टॉप कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या होगा इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पावर पॉजिटिव है, यानी कि ये जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में देखो, लास्ट केस में फिर से करंट क्या कर रहा है, अब फिर से नेगेटिव इसने पीक रीच कर लिया और फिर ये डिक्रीज़ करने लगा, तो फ्लक्स भी यहाँ डिक्रीज़ करने लगेगा, एंड बिकॉज करंट डिक्रीज़ कर रहा है ऑफ कोर्स तब फ्लक्स भी डिक्रीज़ करेगा। और फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि करंट डिक्रीज़ कर रहा है तो जिसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर ने, वो रिलीज़ करेगा ताकि क्या कर सके, एक करंट सेंड कर सके इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, जिससे चेंज ना हो करंट, और इसलिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ करंट या एनर्जी रिलीज़ करेगा जो इसने एब्जॉर्व करी थी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में होगा जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, AC वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। थैंक यू।